तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नई ज़बरदस्त मूवी के बारे में जो कि एक तरह से बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग 3 के बारे में। दोस्तों इससे पहले इसके 2 पार्ट आ चुके हैं और जो फर्स्ट पार्ट था वो भी बहुत ज़बरदस्त था, सेकंड भी बहुत ज़बरदस्त है और थर्ड अभी आपको देखने को मिला है। दोस्तों ये एक रोमांटिक मूवी है और कॉमेडी मूवी है, तो आप इस टाइप की मूवी देखना पसंद करते हो तो आपके लिए ज़बरदस्त तड़का होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसके प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग और इसके अगले पार्ट के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। कब तक वो आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, सारी कुछ जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों इसके बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और ज़बरदस्त मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के भी कई अब तक सेक्शन आपको देखने को मिल चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग 3 के बारे में। दोस्तों इससे पहले इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग 2 और 1 के नाम से। अभी इसका हाल ही में तीसरा पार्ट आपको देखने को मिला है। ये एक 2023 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो कि निया वोडलुस द्वारा लिखित है और इसे डायरेक्ट इन्होंने ही किया है। माई बिग फैट ग्रीक और वेडिंग फ्रेंचाइजी की तीसरी पार्ट के रूप में है। फिल्म में वोडलोस, जॉन ग्रोवन और लुइस मेडलोस और एलेक्स कैम्प्रोस और जिया कार्ड्यूस और जया फोर्टन और साथ ही साथ एडिन मार्टिन शामिल है। यह है माइक कॉन्स्टेल जिनकी मृत्यु 2021 में हो गई है और बेस मिलर की समाहीन करने वाली पहली प्रविष्ट है। फिल्मांकन जून से अगस्त 2022 तक एंटोन ग्रीस में हुआ। दोस्तों इसका डायरेक्शन निया वोडलोस ने किया है और इसे लिखा भी निया वोडलोस ने ही है। ईथान विल्सन द्वारा इसका प्रोडक्शन किया गया है। टॉम हैकी भी इसमें प्रोडक्शन में हाथ बटोरते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ गोरी गोतेज। साथ ही साथ इसमें कैरेक्टरों की बात की जाए तो इस मूवी में कई कैरेक्टर आपको देखने को मिले हैं, जैसा कि पहले निया वोडलोस, जॉन कॉर्बट और लुई मेडलोर और एनलेस कैम्प्रोस, साथ ही साथ लेनी काजल और एडी मार्टिन। साथ ही साथ सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो बेरी पीटरसन और एडिटिंग की बात की जाए तो एंटेड डेविन और क्रेग हैनिंग ने इसकी एडिटिंग की है। म्यूज़िक की बात की जाए तो स्टीफन इकोनोमो द्वारा इसमें म्यूज़िक दिया गया है। प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात की जाए तो गोल्ड सर्कल एंटरटेनमेंट, प्लूट और साथ ही साथ स्टोन पिक्चर्स द्वारा और साथ ही साथ HBO फिल्म्स द्वारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ यूनिवर्स पिक्चर्स ने वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 8 सितंबर 2023 को इसे रिलीज़ किया गया है और लगभग 92 मिनट इसकी टोटल लेंथ बताई गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे बनाया गया है। इंग्लिश इसकी बेस लैंग्वेज है और 35 मिलियन का रिकॉर्ड इसने पार कर लिया है। ये फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 सितंबर 2023 को फोक्सन पिक्चर द्वारा रिलीज की गई थी। इसकी आलोचनाओं में आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में 35 मिलियन की कमाई की, जो कि पिछली मूवीज के आंकड़ों में बहुत गिरा हुआ आंकड़ा है और शायद इसके बाद इसका कोई सा भी पार्ट अब आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि इसका जो दूसरा पार्ट है था उसने भी लगभग 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया था और इससे पहले जो मूवी आई थी वो 5 बिलियन के बजट में लगभग $350 मिलियन को पार कर चुकी थी। लेकिन अभी ये जो मूवी आई हैं इसने सबकी मट्टी पलीत कर दी है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इसके मेकर्स को। और जो एक तरह से टारगेट लगाया गया था, जिस हिसाब से इसे बनाया गया था कि लगभग 100 से 200 करोड़ तो आराम से पार कर लेगी, लेकिन इसकी स्टोरी, स्क्रिप्ट और मूवी एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है वो बहुत घटिया था, जिसके कारण इस मूवी को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो दोस्तों इस मूवी की स्टोरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या स्टोरी आपको देखने को मिली, तभी आप कुछ एक तरह से सजेशन दे पाओगे। फिल्म में पॉडक्लोस परिवार का बारे में बताया जाता है। जब गास की मृत्यु के बाद एक
प्रकार के पारिवारिक पुणे मिलन के लिए ग्रीस की यात्रा करने के लिए जो जाता है, जो परिवार के भीतर अभी भी काफ़ी कच्चा था। टोलन पोर्क्रूस और मिलर अभी भी अपने पति इयान से बहुत खुश है, जो हाल ही में पढ़ने से एक जैसे सेवानिवृत्त हुआ था। और बेशक उनकी बेटी पेरिस का एक सामान्य कॉलेज है, जो दुनिया भर में अपना रहस्य खोजने की कोशिश कर रही है। जबकि खूबसूरत कस्तूत एक सेटअप के माध्यम से उसका पीछा कर रहा है। हमेशा मौजूद ऑन्टिन वॉल है और मारियन कहानी का हिस्सा है, लेकिन पर्दों के पीछे है, क्योंकि वह अब डिमोशन से जूझ रही हैं और उसकी देखभाल एंथ्रोस और हियांस के साथ निकोस भी कर रहे हैं, क्योंकि वह अलग होने के बाद परिवार के घर में वापस आ गया है। इसलिए एक बार जब परिवार को वृक्ष से गाँव और के मेयर में निमंत्रण मिलता है, तो वे सभी योजनाओं को यात्रा पर निकल पड़ते हैं, जो उन्हें अपनी मातृभूमि में वापस लाती है। आगाम पर वह गांव के मेयर विक्ट्री से मिलते हैं, जो कि उनका दूर का रिश्तेदार है, और फिर एंथोन के रास्ते में वे भी एक जैसे खूबसूरत नज़र देखते हैं और फिर अनौपचारिक रूप से तेड़ने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वे अपनी मातृभूमि की ओर बढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया के दौरान दोनों उन्हें एक रिश्तेदारों का पता चलता है, जिनके बारे में वह नहीं जानते, जैसे गाज का नाजन्स का बेटा पीटर और पोता उसकी पुरानी प्रेमिका एल्टोड गांव के पीछे क्रोधित महिला से मिलता है। इसके अलावा गाज की एक अच्छी भी थी एक तरह से अच्छी भी जिंदगी थी। जब परिवार ग्रीस से लौटा, तो वह उसके बचपन के दोस्तों को देखने के लिए उसकी पात्रता अपने साथ ले गया है, और आखिरकार वह शादी में शीर्षक है, लेकिन यह वह नहीं हो सकता। और यह पीरिस को अस्तुत अपनी प्रतिबाधा की पुष्टि करने और रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाने में सहमत होता है। इसलिए एक बार पार्टी खत्म होने के बाद वह सभी अमेरिकन वापस चले जाते हैं और मारियन से मिलने और परिवार में अपना स्वागत करने के लिए पीटर को अपने साथ लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब हम इसके कैरेक्टर के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले इसके प्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जून 2016 के अंत में निया वॉडलिस ने तीसरी फिल्म की संभावना का संकेत देते हुए कहा कि उनके पास एक स्टोरी पर विचार है। हालांकि कोई लेखन नहीं किया गया, और अप्रैल 2021 में ये बताया गया कि माई बिग और साथ ही साथ इसी के साथ फैटन ग्रीन और वेडिंग 3 का स्वतंत्र फिल्म के रूप में डेवलपमेंट चालू कर दिया है, जिसे वोर्डेन ने लिखा है, जो सह कलाकार के रूप में भी वोर्डेन ने लिखा है, और साथ ही साथ एक स्वतंत्रता फिल्म के रूप में स्टूडियोज को 2021 में कोविड-19 महामारी के बीच में फिल्मांकन शुरू करने के लिए बीमा नहीं मिल सका। और अक्टूबर 2021 में वोर्डेन ने पुष्टि की कि तीसरी फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी हैं और इसमें शामिल हो गए और एक और ग्रीक शादी है। जून 2022 में ये बताया गया कि वोर्डलिस तीसरी फिल्म में निर्देशक के रूप में काम करेंगे। मुख्य रूप से मुख्य फोटोग्राफी 22 जून 2022 को एथेंस ग्रीस में हुई, और फिल्म के बड़े हिस्से की शूटिंग 5 जुलाई से 3 अगस्त 2022 तक कोलोफन में की गई। 10 अगस्त 2022 को फिल्मांकन आधिकारिक तौर पर पूरा हुआ। रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग 3 को संयुक्त राज्य अमेरिका में फोकस फीचर्स द्वारा 8 सितंबर 2023 को रिलीज़ किया गया, और नाटकीय रूप से रिलीजिंग 26 सितंबर 2022 को डिप्टिंग प्लेटफॉर्म पर की गई। दोस्तों इसी के साथ ये आपको अभी 26 सितंबर को एक तरह से 2023 को आपको डिप्टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते हुए देखने को मिली। आप जाकर वहाँ पर इसे देख पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों इसके बारे में भी मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बता दी है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, यानी कि मूवी किस प्रकार से परफॉर्म करती हुई नजर आई। 2 अक्टूबर 2030 तक माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग 3 ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 26.5 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में
8.5 मिलियन, दुनिया भर में 35 मिलियन की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और माय बिग कैट ग्रीक वेडिंग 3 ने पहले दिन $3.7 मिलियन की कमाई की, जिसमें गुरुवार रात को लगभग $5,50,000 भी शामिल थे। इसने लगभग 3650 थिएटरों में 10 मिलियन की कमाई की और साथ ही नवगृहित द नन सेकंड और द इक्वलाइजर 3 के बाद बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान रही और अपने दूसरे सप्ताह में फिल्म ने 4.7 यानी 53 पॉइंट गिरावट को एक तरह से कमाकर चौथे स्थान पर रही। दोस्तों रेटिंग भी बहुत घटिया रेटिंग दी है इसकी, 10 में से 5.5 की रेटिंग है और स्कोर भी इसका 100 में से लगभग 35 का स्कोर है, जो कि ठीक ठाक है लेकिन काम चलाऊ है और इसी वजह से इसके थर्ड पार्ट को कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। IMDb रेटिंग की बात की जाए तो 5.3 की रेटिंग है और रोड टमाटोज की बात की जाए तो 29% इसे पसंद किया है और 68% यूजर्स ने इसे पसंद किया है, गूगल यूजर्स ने। दोस्तों इसी के साथ अब हम एक एक कर कर इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इन सभी के बारे में जानेंगे। दोस्तों अब हम इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं निया आव्लोस के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये इस मूवी के अंदर डायरेक्शन देते हुए नज़र आई हैं और कई मूवीज़ इसके पिछले पार्ट भी इन्होंने डायरेक्ट किए हैं। इनके बारे में बात की जाए तो 22 सितंबर 1962 को इनका जन्म हुआ। एक कनाडियन अभिनेत्री हैं और एक स्क्रिप्ट राइटिंग है और इन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माय बिग फैट ग्रीक वेडिंग 2002 में एक जैसे कास्टिंग भी की और उसे लिखा भी, जिसने सर्वश्रेष्ठ मूल स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए एकाडमिक अवार्ड्स अपने नाम किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिक के लिए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स के लिए भी नामांकन प्राप्त है। एंटोलिया यूजलोस वोदलो इनका पूरा नाम है। 24 सितंबर 1962 को इनका जन्म हुआ। 61 साल इनकी टोटल उम्र है और मैनीटोबा कनाडा में इनका जन्म हुआ। दोस्तों ये एक एक्ट्रेस है, स्क्रिप्ट राइटर है, डायरेक्टर हैं और एक प्रोड्यूसर भी हैं। 1992 से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है। इयान गोमेज इनकी एक जैसे पति हैं। इन्होंने 1993 में शादी की और 2018 में तलाक ले लिया। वोदलोस का जन्म 25 सितंबर 1962 को विनपेग मैनहट्टन में हुआ। वह ग्रीक कनाडा के माता पिता और डोरेड क्रिस्टोन ए मुनी और ग्रीन कोस्टेन ग्री और एक भूमि डेवलपर की बेटी है, जिनका जन्म ग्रीस के कदावर्त में हुआ था। उन्होंने विनोपेग में सेंट जूज स्कूल के फास्ट स्पीड और हाई स्कूल और टोरंटो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। किसोंग स्थित सेंट्रल सिटी कॉमेडी रिट्रेट कंपनी की पूर्व छात्रा है और साथ ही साथ स्क्रीनिंग कॉमेडी में 10 से भी अधिक संस्करणों में लिखने के लिए प्रदर्शित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए शिकागो का जूसन जेफरस पुस्तक दी है और वोदलेस की टेलीविज़न शो जैसे कि द ड्रू कैरी शो और ड्यू ग्रेस एंड ग्लस में कई छोटी भूमिका है। इसके अलावा 1996 में स्टार वर्स रिटर्न ऑफ द जेडी के रेडियो रूपांतरण के लिए आवाज़ दी है, जिसे बैन डेलिस ने नेशनल पब्लिक रेडियोस में लिखा था। उन्होंने माय बिग फैट ग्रीक वेडिंग्स से प्यार पाने के लिए एक महिला के संघर्ष के बारे में अपनी फिल्म से प्रसिद्धि मिली और यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। फिल्म ने वंदलोस को सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए अकादमिक पुरस्कार, नामांकन और मोशन पिक्चर म्यूजिक या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए गोल्डन ग्लोबल नामांकन प्राप्त किया और स्क्रीनिंग एड्स गिल अवार्ड्स नामांकन अर्जित किया और एक तरह से स्लीपर हिट जल्द ही सबसे ज़्यादा समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली स्वतंत्र फिल्मों में से एक बन गई है और सभी समय के नंबर पर एक रोमांटिक कॉमेडी बन गई है। और वोदलेस ने 2002 के अंत में सेल्ट्रेस ने नाइट लाइव की मेज़बानी की और अगली फिल्म जिसमें उन्होंने अभिनय किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि
मुख्य रूप से जिसमें उन्होंने गाया और नृत्य भी किया। साथ ही में वह कोनस और कोलस जो 2004 में रिलीज़ हुई। यह एक पथ गीत संगीत बन गया और ये दो महिलाओं के बारे में था जो कि डैंक्लिस और होन का नाटक कर रही थी। 1960 की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन निर्माता और सैलेकन बिल वायनस ने किया है, जिसमें मार्ली मोर्नेस और टोनी क्रीटन और जैक लेनस ने अभिनय किया है। सम लाइक इन हॉट के दो पुत्र पात्रों के तहत कुरियन और कोलिस को नियमित उन्होंने अपराधियों को छिपाने के लिए अपने विरोध और उन्होंने याद पे उन दोनों को मार सके। और वोदलिस ने 2009 में स्वतंत्रता फीचर आई हेट वेडलाइट के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। एक फुल हेवंस के रोमांस की तलाश पर आधारित ये फिल्म लगभग $400 मिलियन से भी अधिक की कलेक्शन में सीमित रीचिंग पर अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करने के बाद सुपरहिट हो चुकी थी। इसके बाद माई लाइफ इन रूजन आई, जिसमें एक गुमराह टूर गाइड ग्रीस के चारों ओर यात्रा कर रहा था और एक आदमी पुरस्कार विजेता रिचर्ड एफेंस भी शामिल थे। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैं आपको बताता हूँ। लगभग इस मूवी ने एक तरह से पहले रिलीजिंग डेट जानते हैं, इसकी जो रिलीजिंग डेट है वो 8 सितंबर 2023 है और इसी के बाद ये एक तरह से परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया कर रही है। इसने लगभग अब तक 34.9 मिलियन का कलेक्शन कर लिया जो कि ठीक ठाक कलेक्शन है। और इससे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट आया था उसने महज $5 मिलियन के बजट के अंदर उसने लगभग $300 मिलियन का एक तरह से आंकड़ा पार कर लिया था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। और उसके बाद इसके 2 और पार्ट बन चुके हैं और तीसरा अभी हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हमने आपको सारी डिटेल बता दी है। अब हम इसके एक तरह से जानते हैं प्रोडक्शन के बारे में। ये फिल्म पहली अमेरिकन प्रोडक्शन थी जिसमें एप्लियस में फिल्म बनाने की अनुमति दी गई और वोदलेस ने व्यक्तिगत रूप से ग्रीक सरकार में मंजूरी मांगी और भाषा में पारंगत होने में मदद करने के लिए वर्षों की ग्रीन स्कूल को श्रेय दिया। 2011 में वे वोदलेस ने स्क्रीनिंग के लिए रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लेरी क्राउन लिखने के लिए टॉम हैक्सन के साथ सहयोग किया। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और लगभग 60 मिलियन की कमाई की। फिल्म में चित्रित मैगजीन को आवाज़ दी। 2016 में वोदलेस ने चेरी स्टीन की प्रिय पुस्तक टीनी ब्रूट्स और थिंग्स को रूपांतरित किया और थॉमस केल द्वारा निर्देशित न्यूयॉर्क के ए पब्लिक थिएटर में नाटक के बिक चुके नाटक में अभिनय किया। नाटक को उत्कृष्ट समीक्षाएं मिली। यह न्यूयॉर्क टाइम्स समीक्षाओं में पसंद की गई और वोदलेस ने 2017 में द पब्लिक्स में एक और बिग आउट रन में और फिर कैलिफोर्निया में पासाडेना और हैप्लोस में अपनी भूमिका दोहराई। शेमलेस फीचर द्वारा प्रकाशित इस नाटक को तुरंत कई थिएटरों द्वारा लाइसेंस दिया गया और ये शीर्ष 10 सर्वाधिक निर्माता नाटकों की सूची में है। और वोदलेस एक सेकंड फिल्म और कला परियोजनाओं के निर्माण में मदद करने वाली कई मशहूर स्थितियों में शामिल हो गई। वे स्वयं एक साक्षात्कार श्रृंखला द डोंग्स में चित्रित की गई है। निर्माता माइक डिजन्स के साथ 90 मिनट के एक साक्षात्कार में वोदलेस ने इस बात की एक सेकंड सिटी कॉमेडी मेडलियंस में उनके अनुभव ने उन्हें एक अभिनेत्री और पटकथा लेखन के रूप में मदद की है। साथ ही साथ वर्ड ऑफ माउथ कार्यक्रम में कैसे काम किया जाए उनकी फिल्म को इतनी बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाने में एक हाथ बनाया। उन्होंने 2006 में रिटन एल्बम और सॉन्ग्स ऑफ द स्टार में द बिल्टन गान और गोल्ड स्पॉन वन काम किया है। वोदलेस ने माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग 2 में अभिनय किया है जो मार्च 2016 को रिलीज हुई थी। इसे $18 मिलियन के बजट में घरेलू स्तर पर $60 मिलियन से भी अधिक की कमाई की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू बॉक्स ऑफिस बिक्री से भी अधिक की कमाई थी। साथ ही साथ 2015 से 2017 तक वोदलेस और ग्रोमेस ने ABC टीवी के द ग्रेट अमेरिकन बिग शो के पहले 2 सीजनों के लिए सह प्रस्तुति की, जिसे पहले द ग्रेट होल्डिंग ब्रेकिंग शो के नाम से जाना जाता है। 2018 में वोदलेस ने CW श्रृंखला क्रेजी एक्स गर्लफ्रेंड के एक एपिसोड की अंतिम भूमिका निभाई।
2019 में वोल्डेस ने ABC टेलीविजन हॉटेड फिल्म्स रेस टाइम नेकेड और किशन में फिर एंट्रेस की भूमिका निभाई। 2020 में जो उनके लिए गंभीर गैर कॉमेडी अभिनय और वास्तविक लोगों को नकल देने के लिए बनाई गई थी। द स्टीरियन क्रेस्टन के दोषी जहर खाने वाले स्टीफन बैट को रूप में धारित की कहानी, जिसे लाइफ टाइम टेलीविज़न में प्रसारित किया गया। और सितंबर 2022 में वोल्डेस ने कॉमेडियन रॉब रिगन्स के साथ मिलकर 10 एपिसोडों में पोस्टकोड मेविड बनाए। उन्होंने माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग 3 2030 में टूला प्रोटेंस के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जिसमें उन्होंने निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटिंग में भी काम किया। दोस्तों, इनके बारे में पर्सनल डिटेल में आपको बताता हूँ, सारी कुछ जानकारी आपको देता हूँ। सितंबर 1993 में वोल्डेस ने अमेरिकन अभिनेता इयास गोल्डन से शादी की और IVF और सोर्गन के मध्य में गर्भधारण करने के लिए 9 साल तक प्रयास करने के बाद वोल्डेस और गोल्डन ने 2008 में अपनी बेटी इलियास को गोद लिया और उस समय इल्रा से 3 साल की थी और पालक देखभाल प्राणी का हिस्सा थी। 2013 में वोल्डेस ने अनुभव के बारे में एक किताब लिखी जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर में थी, जिसका शीर्षक उन्होंने स्टोन मॉम रखा और वह इसकी रोलियट से प्राप्त सभी आय को गोद लेने वाले समूह को दान कर देती है। वोल्डेस ने हेमरिज पोस्ट में गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में एक सलाह कोर्स भी पोस्ट की है। 3 जुलाई 2018 को ये घोषणा की गई कि वोल्डेस ने शादी के 30 साल बाद ग्रोमेस से तलाक के लिए अर्जी दी थी और वह जून 2017 में पहले ही अलग हो चुके हैं। तलाक के 2 महीने बाद अंतिम रूप दिया। फिल्मोग्राफी इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनकी करियर की फिल्मोग्राफी थी नो एक्सपीरियंस नेसेसरी। जी हाँ दोस्तों, 1992 में ये इस मूवी के अंदर देखने को मिली और इसके बाद बैक टू बैक कई मूवीज़ में देखने को मिली। 2002 में इनका सब सुपर हिट एक तरह से मूवी थी जिसका नाम था माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग, और इसके बाद कोनियस एंड क्रेडिस और भी कई मूवीज़ इनको मिलती रही। और द क्रश ऑफ ब्रिट हॉलवंस के अंदर भी ये आपको देखने को मिली। और इसी के साथ 2030 में माई बिग फैट वेडिंग 3 2030 में आल्सो राइट, यानी इसे लिखा भी डायरेक्ट भी किया और टोलियस प्रोक्लोस के रूप में इसमें देखने को भी मिली। टेलीविजन के अंदर ये हाई इंसाइडेंट के अंदर 1986 में देखने को मिली और इसके बाद बैक टू बैक इस इंडस्ट्री में भौकाल मचा दिया। विलियम्स डी डोरियन क्रेड और साथ ही साथ चूक्रीज 2030 के अंदर इस सीरीज़ के अंदर ये आपको देखने को मिली। और एक तरह से चक्की भी जिसे बोल रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ थी। एपिसोड में जेरी बॉडीज़ के रूप में देखने को मिली है। दोस्तों, इसी के साथ अब हम जानेंगे इस मूवी के पहले कैरेक्टर के बारे में। जो कैरेक्टर आपको देखने को मिले हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। जॉन जोसेफ कॉर्बेट जूनियर। दोस्तों, इनका जन्म 9 मई 1961 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता और देसी संगीत गायक हैं। टेलीविजन पर उन्हें नॉर्थ एक्सप्लोजिट 1990, 1995 में क्रिस स्टीफन और सेक्स एंड द सिटी में एंड शो 2000 से लेकर 2003 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ तारा में मैक्स गोल्सन 2009 से 11 और सेट के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। और होल्ड ऑन प्रेड्यूल 2011 से 15 तक फिल्म में उन्हें माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग फ्रेंचाइजी में राइजिंग हेल्स 2004 और मैस्ट्रेज में मुख्य रूप से 2007 के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ सिक्स एंड द सिटी 2 2010 के लिए जाना जाता है। रेमोस एंड डिजेंस में उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें 2010 में जाना जाता है। और टू ऑल द बॉयज फिल्म 2018 से 21 में जाना जाता है। साथ ही साथ जॉन जोसेफ कॉर्बेट जूनियर इनका नाम है। 9 मई 1991 में इनका जन्म हुआ और 62 साल इनकी उम्र है। विलिंग वैसे ग्रोजियन USA में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से इनका नाम एक तरह से मैंने आपको बता दिया है। ये एक एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं और म्यूजिशियन भी है।
1997 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इनके बारे में मैं आपको सारे कुछ जानकारी बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई जानकारी आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। दोस्तों हम इस मूवी के कैरेक्टरों के बारे में जान रहे थे और एक कैरेक्टर के बारे में हमने जान लिया था, और दूसरे कैरेक्टर जिनका नाम था, मैं आपको बताऊँ तो जॉन कॉर्बेट। कॉर्बेट का पालन पोषण विलिंग वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में हुआ। वह अपनी मां और सौतेले पिता के साथ ओहिद नदी के पास एक अपार्टमेंट ब्लॉक में रहते थे। उनके चाचा फिलिप्स के संगीत क्लब में काम करते थे। क्लोबस ने 7 साल की उम्र में गिटार बजाना शुरू किया और 16 साल की उम्र में उन्होंने कैप्टन म्यूजिक हॉल में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया। उन्होंने विंग सेंटर और कैथलिक हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1980 में एक स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। हाई स्कूल में स्नातक होने के बाद कोलबर्ट अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहने के लिए बेलफ्लूज कैलिफोर्निया चले गए और 6 साल तक फोर्टनेस में कैंसर स्क्रीन के लिए काम किया। प्रैक्टिस में हेड ट्रैक के रूप में अपने कार्य के दौरान उन्होंने एल्गन ब्राउन और फिनिश में 1 साल का प्रशिक्षण लिया, लेकिन अंततः परीक्षा में असफल रहे। पीठ में चोट लगने के बाद कोर्टन ने कारखाने में काम करना बंद कर दिया। बाद में उन्होंने नोब्रोक और सैटिन कॉलेज में हैंडीज कक्षाओं में दाखिला लिया और वहां अभिनय का भी अध्ययन किया। कॉर्बेट ने कहा कि मैंने दिन में हेयर स्कूल जाना एक तरह से चालू रखा, रात में थिएटर का अध्ययन करना जारी रखा। वह 1986 से एक लाइसेंस प्राप्त हेयर स्टाइलिस्ट थे। इसके बाद उन्होंने एक सैमसंग विज्ञापन मिला और 3 साल बाद उन्होंने 50 राष्ट्रीय विज्ञापनों में अभिनय लिया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ कॉर्बेट की पहली भूमिका 1988 में एक तरह से आई, जब उन्होंने एबीसी की कॉमेडी ड्रामा सीरीज द वर्ल्ड यूज के पहले सीजन में कैरियन ऑर्डर और ऑलवेज डी ऑर्बन के हैप्पी हेमस लुइस के रूप में चुना गया। इस उपस्थिति के लिए उन्होंने जैक कॉर्बन्स के रूप में श्रेय दिया गया। 1990 से 1995 तक उन्होंने सीबीएस कॉमेडी ड्रामा सीरीज नॉन एक्सपोजिंग में क्रिस स्टीफन्स के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सीरीज, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म्स के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में उत्कृष्ट सहायक अभिनेताओं के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकन किया गया। एक नाटक श्रृंखला में कॉर्बेट ने 1997 की अल्पकालीन फोर्स विज्ञापन कथा श्रृंखला द विजन में एडम मैथ्यूज की प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने टेलीविजन का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सैटर्न पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। उनका चित्रण, जिसे गोल्डिस द्वारा वर्णन कर लिया गया था, 50 साल बाद विशेष शक्ति और संपन्न होकर पृथ्वी पर वापस आते हैं। 2001 से 2002 तक उन्होंने एचबीओ कॉमेडी श्रृंखला सेक्स एंड द सिटी में कैरियन बॉर्डन, सारा जोसिन पार्क और एडम सोस की प्रेमिका को चित्रित किया, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं के लिए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स के लिए अपना दूसरा नामांकन प्राप्त हुआ। अभिनेता श्रृंखला, लघु श्रृंखला या टेलीविजन फिल्म 2001 में जॉन क्लूसन, अभिनेत्री रोमांटिक कॉमेडी फिल्म सैटोस में भी उनकी सहायक भूमिका में थी। माय बिग फैट ब्रिक वेंडिंग्स में नियोन बोल्सेन, जिन्होंने पटकथा लिखी, के साथ ईशान मिलर्स की भूमिका और पुरुष भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने स्क्रीन एक्वर्ड गिल्ड अवार्ड और नामांकन प्राप्त किया। 2003 में उन्होंने एफएक्स डार्क कॉमेडी श्रृंखला लकी में पेशावर पोकर खिलाड़ी माइकन्स लीक लैंगट्रिस के रूप में अभिनय किया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इसके बाद उन्होंने 2004 की म्यूजिक ड्रामा फिल्म रेज यो वॉन्सन और हेनरी डल की सह कलाकार के रूप में संगीत मिस्टर वॉटन्स की भूमिका निभाई। 3 साल बाद पेग ब्रदर्स की हॉरर फिल्म द मैसेंजर 2007 में उनकी भूमिका थी। इसके अतिरिक्त कॉर्बेट ने 2007 की लाइव फाइट टेलीविजन फिल्म मोर्टियन स्कूल में अभिनय किया और 2008 में डेविड आयर द्वारा निर्देशित क्राइम थ्रिलर स्टीफन किंग में एक बस्ट लेफ्टोन्स फैंस के रूप में अभिनय किया। 2009 में उन्होंने पांस हॉर्सलिंग द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म बेबी ऑन बोर्ड में
सह अभिनय किया। 2009 से 2011 तक कॉर्बेस शो टेंस कॉमेडी ड्रामा मिनी सीरीज यूनाइटेड स्टेट और आफ्तारा में टोनी एंड कॉर्बेट के शीर्षक चित्रण के पति के रूप में भूमिका निभाई। साथ ही साथ इसी के साथ सह अभिनय किया। 2010 में कॉर्बेट ने सेक्स एंड द सिटी फीचर फिल्म सीक्वेंस सेक्स एंड सिटी 2 एंड शो के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। उसी वर्ष उन्होंने सैम इलियट और सारा पोल्सन के साथ होम पार्क में विजन टेलीविजन श्रृंखला नंबर क्रिसमस में टोन मास के रूप में अभिनय किया और 2011 के एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस में से शामिल हुए। 2011 से 2015 तक एनबीसी ड्रामा सीरीज पैट हुड से सेट होल्टन्स के रूप में उनकी आवर्ती भूमिका थी। मार्च 2013 में कॉर्बेट सीबीएस प्रतीकात्मक नाटक श्रृंखला NCIS लॉस एंजलिस के 2 एपिसोडों में विशेष एजेंट रॉय हैंसन्स के रूप में दिखाई दिए। इसके उनके चित्रण पर केंद्रित स्पिन ऑफ श्रृंखला के रूप में नियोजित पायलट एपिसोड माना गया, लेकिन अंततः इसका निर्माण किया गया। 2012 में उनका इसी नाम का संस्करण ए स्मॉल पैच बिग एज द मून पर आधारित होम पार्क टेलीविजन फिल्म के शीर्षक माइक क्रेजस की भूमिका थी। कॉर्बेट का एम्प्लस के विशेष ओवर प्रदान किया टेलीविजन विज्ञापनों में और 2012 में वेलग्रीस के टेलीविजन और रेडियो विज्ञापनों में आवाज़ दी और सारा बैलियंस के साथ भी दिखाई दिए और अगले वर्ष उन्होंने रोब कोहेन द्वारा निर्देशित कार को थ्रिलर द बॉय नेक्स्ट डोर में लूशन स्टेन्स के रूप में अभिनय किया। साथ ही साथ 2015 से 16 तक उन्होंने FX कॉमेडी श्रृंखला सेक्स एंड एड्रेस एंड रूस में जूशंस की भूमिका निभाई। साथ ही साथ 2016 में माय बिग फैट ग्रीक वेडिंग रिलीज होने के 14 साल बाद कॉर्बेट सीक्वेंस माय बिग फैट ग्रीक वेडिंग 2 के लिए लौटे। 2017 में उन्होंने स्वीट गोम्स द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म ओ सेंटेंस में एक पाती माइक एस्पोस की मुख्य प्रमुख भूमिका निभाई, जो कि अपने चार्ज में किरण शरणार्थी का स्वागत करता है। और कॉर्बेट ने तब IFL की कॉमेडी श्रृंखला पोर्टे लेडी के 8वें और अंतिम सीजन में अंतिम भूमिका निभाई। उन्होंने सुसान जॉनसन द्वारा निर्देशित जेनी हांस के उपन्यास 2 ऑन द बोन आई हैव ब्लड बिफोर 2018 में फिल्म रूपांतर में लारा कॉर्बेट के मुख्य किरदार के पिता डोनन केनियस की भूमिका निभाई। कॉर्बेट ने गार्डियन नॉर्थ और ए नाइट ई डार्कनेस 2018 में वकील पियोस हिल्स की भूमिका निभाई। 2019 में कॉर्बेट ने जॉन आर लिकोस टीम लेबन्स के डरावने उपन्यास द लाइसेंस के लिए फिल्म रूपांतर मिराट और ओटो स्टीनियस टोकी के साथ अभिनय किया। उन्होंने हॉरर सीक्वेंस 47 मिड्रोस एंड कोड्स में लीग के साथ सह अभिनय किया। 2023 में उन्होंने सेक्स एंड सिटी रिब्यूट में जेम्स लैक डेंस एंड शो के लिए रूप प्रमुख भूमिका दोहराई। दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में भी मैं आपको सारी कुछ जानकारी बता ही रहा हूँ। जहाँ तक हो सकेगा पूरी कोशिश करेंगे हम आपको पूरी डिटेल बताने की, और आप भी हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख पाए, और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम इसी के साथ जानना चालू करते हैं इस डायरेक्टर के, यानी इस मूवी के अंदर जो ये किरदार थे डायरेक्टर के बारे में तो हमने आपको सारी कुछ जानकारी बता ही दी हैं, और बच्चे कुछ अब कुछ कैरेक्टर हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो अगले जो कैरेक्टर आपको देखने को मिले हैं उनका नाम मैं आपको बताऊँ तो मुख्य रूप से वो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आप उन्हें जानते भी होंगे। मैं बात कर रहा हूँ एक तरह से लुइट मेंडलोरो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लुइट मेंडलोरा इनका पूरा नाम है और एलियस सीडोपोस्लेस इनका दूसरा नाम है। 13 सितंबर 1966 को इनका जन्म हुआ।
एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म और टेलीविज़न अभिनेता हैं और मेंडोरस ने माय बिग फैट ग्रीक वेडिंग 2002 में निक पॉडलर्स की भूमिका निभाई। यह भूमिका उन्हें 2 सीक्वेंस माय बिग फैट ग्रीक वेडिंग 2 और माय बिग फैट ग्रीक वेडिंग 3 में भी दोहराई है। इलियस त्रिपोलोस इनका पूरा नाम, जैसा कि मैंने बताया था। 13 सितंबर 1966 को इनका जन्म हुआ। लगभग 55 साल इनकी उम्र है। मेलबर्न केट्रोनियस ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इस इंडस्ट्री में 1990 से काम करते हुए देखने को मिल रही हैं और साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। मैडलिन लोरा का जन्म मेलबोर्न विक्टोरियंस ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वह ग्रीक अप्रवासी का बेटा है। वह भारतीय अभिनेता कोस्टन मेडलिस के छोटे भाई हैं। उन्होंने और उनके भाई ने अपने प्रेतक उपनाम को बहुत लंबा बताते हुए अपनी मां के उपनाम का छोटा सा संस्करण अपनाया। उन्होंने 1988 की स्टीन लीग चैंपियनशिप टीम में हिंडबर्ग और यूनाइटेड एफसी और के लिए खेले। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस रोमांटिक मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे दिख सके। और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम इसके आखिरी के अंदर कास्टिंग के बारे में आपको कुछ डिटेल बताते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा होगा। आगे की कहानी मैं बताऊँगा। मैं हूँ आपका दोस्त और अभिषेक। तो हम जानते हैं आपके बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके शेयर करने से हमें खुशी मिलती है और आप लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। आपके मोटिवेशन से हम इतनी अच्छी वीडियो बना पाते हैं। माइकल कॉन्स्टेंशन जन्म 10 स्टूडियो 22 मई 1927 को हुआ था। ये एक अमेरिकी अभिनेता है जो फिल्म माय बिग फैट ग्रीक वेडिंग 2002 में टोला मार्कोस, निया वर्दसोला और विंडेक्स बोटल ट्रैगिंग ग्रीक पिता कोस्टार्ड गस कटोला किरदार के लिए सबसे अच्छी पहचाने जाता है। इससे पहले अभिनेता टेलीविज़न में काम करके प्रशंसा अर्जित की थी। विशेष रूप से बेसिक कॉमेडी ड्रामा रूम 22 के लंबे समय से पीड़ित हाई स्कूल प्रिंसिपल सैमर गॉफमैन के रूप में, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मुख्य सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार भी जीता था। 1970 में एक हास्य श्रृंखला उन्हें एमी अवार्ड द्वारा फिर से मान्यता दी गई। साथ ही इसके अगले वर्ष गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी। कक्स 222 के समापन के बाद कॉन्स्टाइन ने 1979 टॉम सिरोमा के कोर्ट में रात्रि अदालत में मजिस्ट्रेट मैथ्यू जे सिरोटा को चित्रित किया गया। इसके आगे की कहानी बताता हूँ दोस्तों। और उनको दूसरा गोल्डन ग्लोब अवार्ड नामांकन प्राप्त किया। कॉन्स्टेंट ने माय बिग फैट ग्रीक वेडिंग 2016 में गास पाकोटेस के रूप में अपनी भूमिका दोहराई थी। इनकी अर्लियर लाइफ के बारे में बताऊं तो कॉन्स्टेंट का जन्म रीडिंग पेंसिल्वेनिया गस एंट्रोफेटेओ के रूप में हुआ। वह एंड्रोमा चेन्नी फोर्टेटिया थे और चौरिस एंडोरेंस एम्प्रेस से एक स्ट्रीम कर्मचारी का बेटा था। दोनों ग्रीक के अप्रवासी थे। तो दोस्तों इनका बताऊं कि इनका जन्म का नाम है ग्रेस एफोस्ट्रिया। 22 मई 1927 को पैदा हुए थे। रीडिंग पेलिसोनिया यूएस के ये रहने वाले हैं। शांत और इनका पेशा है, ये एक अभिनेता थे 1953 से और ये 2016 अभी तक का वर्क करते आ रहे हैं। इनकी जाना जाता है कक्स 2 सैमर गॉफमैन की भूमिका के लिए। इनकी जीवन साथी का नाम है जूलियाना मैक्यार्थी। इन्होंने एमी किया है 1953, विवाह 72, कैथलीन पेस्टोरिया डिफोर्शन। इनके बच्चों 2 हैं। इनकी करियर की बात करूं तो उन्होंने 1950 के दशक के मध्य ही इनहेरिटेड द बिल्डफॉल मुनि की चादर के रूप में न्यूयॉर्क मंच पर अपना करियर शुरू किया था।
उन्होंने हवार्ड द सिलसाजी से प्रमुख गुरुओं के साथ अभिनय का अध्ययन किया और अपने 20वें दशक के मध्य ब्रॉडवे पर और सबसे बाहर चरित्र भूमिका निभाई, जिसके लिए उनकी आय में रात्रि प्रहरी और शूटिंग गैलरी में बाग बर्गर की सहायता मिली। 1956 में वह अपनी पहली फिल्म द लास्ट माइल 1959 में दिखाई दिए। द हसलर 1961 में उनकी छोटी लेकिन यादगार सहायक भूमिका थी। 1964 और 1965 में कांस्टेबल पेरी मैसन ने पहली बार द केस ऑफ द बोल्ड बॉन्जा में प्राइवेट आई डिलार्ड के रूप में और फिर द केस ऑफ द रनवे रेसर ने पप्पी रयान के रूप में दिखाई दिए। 1965 में कॉन्स्टेंटाइन को सिंडिकेट टेलीविजन एंथोलॉजी श्रृंखला के एपिसोड पैड इन फुल में ऐतिहासिक जॉन सिमंस के रूप में चुना गया। डेथ वैली के दिन वह 1956 में डेथ वैली डैज एपिसोड द ग्रेट टंकी वॉर में भी दिखाई दिए। 1956 में द जजमेंट से पहले भाग में दिखाई दिए, जो फंजुइटी में 2 एपिसोड का समापन था, जिसमें डेजर्ट जैनसन ने अभिनय किया। कॉन्स्टेंटाइन ऑफ वॉल्ट डिज्नी द फिल्म द नॉर्थ हेवेन्यू हरक्यूलस 1979 में एक लंबे समय से पीड़ित संगठित अरब अपराध विरोधी एजेंट की भूमिका निभाई, जो उन्होंने एडवर्ड हैरमैन क्लोरिक लीचमैन के साथ दिखाई दिए। उन्होंने एक संगठित अपराध डकैत की भूमिका निभाई। उन्होंने द अनटचेबल के टेलीविज़न संस्करण में फ्रैंक नीति के साथ काम किया। 1988 में दोनों फ्राइडे द 13th सीरीज के प्रमुख पात्रों में से एक पर अलग हुए पिता की भूमिका निभाई। इसके बाद बताऊं तो प्रांसर 1989 में सांता क्लॉज की भूमिका निभाई और 1993 में कांस्टेबल एनी आर्चर और सैम नील अभिनीत स्वतंत्र नाटक क्वेश्चन ऑफ फेथ में दिखाई दिए। उन्होंने स्टीफन किंग स्टीनर 1996 में टेमिस यूज लैम्पे की भूमिका निभाई। 2002 में उन्होंने हिट फिल्म माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग में विंडेक्स डॉक्सन पार्गोलस के रूप में अपनी अप्रत्याशित वापसी का आनंद लिया। उनकी भूमिका, जिसे अकाल्पनिक टेलीविजन श्रृंखला माई बिग फैट ग्रीक लाइफ में दोहराया, और उन्होंने मूल कलाकारों में एक सिक्वल फिल्म बनाई माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग 2, जो कि मार्च 25, 2016 को रिलीज हुई थी। इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं तो दोस्तों, आपको 5 अक्टूबर 1953 को कॉन्स्टेंटाइन ने अभिनेत्री जूलियाना मैकार्थी से शादी की, जिससे उनकी पहली मुलाकात इनहेरिट द विंड कलाकारों के दौरान हुई। उनके 2 बच्चे थिया एथिन और बेनर्ड नील। विवाह 69 में तलाक के साथ समाप्त हो। उसी वर्ष जब कॉन्स्टेंटाइन ने रूम 22 में अपनी भूमिका शुरू की, बाद में उन्होंने 1970 में कैथलिक क्रिस्टोफर से शादी की। हालांकि बाद में 1980 में उनका भी तलाक हो गया। आपको बताओ 2 इनकी फिल्म थी 1959 आखिरी मील लास्ट मील, एडवाना दोषी का उपयोग हुआ है। फिर इसके बाद 1969 बिजनेसमैन जॉन विक जॉन की निभाया। इसके बाद ये लगातार वर्क करते आ रहे थे। और उसके बाद 2016 में माई फैक्ट बिग फ्रेडिंग में निभाया। इसी हिसाब से ब्रांड 1 एपिसोड 1 में 1959 में इन्होंने भूमिका निभाई। इसके जस्ट बाद मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि उन्होंने क्या किया है, मैं आपको समझाता हूँ फटाफट। अब हम बात करने वाले हैं एक नए स्टार के बारे में, जिनका नाम है गिया कार्डिक्स। गिया कार्डिक्स के बारे में हम जानने से पहले मैं यही कहूँगा, यदि आपके कोई भी क्वेश्चन हो या सवाल हो या कुछ भी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम तुरंत ही उसका जवाब देंगे और आपके बताए हुए टॉपिक पर एक वीडियो और बना देंगे। जिया कार्डिक्स, जिया कारिदी, जन्म 7 जून 1964, एक ऑस्ट्रेलियन अभिनेत्री। उन्होंने स्ट्रिक्टली बॉल्स रूम, लिज हॉल्ट, ब्रिलियंट लाइज में सूफी कॉर्नर और माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग में कजिन निक्की की भूमिका निभाई है। इनकी अर्ली लाइफ के बताया उन्हें केरल राइट का जन्म सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रीक पिता और अंग्रेजी माँ के यहाँ हुआ था। जो कैराडाइस में एक अभिनेत्री है जो डेनियन कैरेट से गायिका गीतकार की बहन है। उन्होंने 12 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू किया और उनकी पहली फिल्म नाटक द लव लेटर्स फ्रॉम टोरलाब रोड थी। करियर के बारे में बताने उन्होंने अपनी करियर में कैलराइस में ऑस्ट्रेलिया टेलीविजन श्रृंखला पुलिस रेस्क्यू में हेलन एलिफेंजा के रूप में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म में स्ट्रिक्टली बॉल्ट्रूम और ब्रिलियंट लाइट्स के लिए भी प्रशंसा मिली, प्रत्येक के लिए FFI पुरस्कार नामांकन के साथ। उन्हें ऑस्टिन पावर्स में
द स्पाई हु शैट मी रोवन लेवोज़नी स्टीफर्ड के रूप में, माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग में कजिन निक्की के रूप में, सिक्वल टेलीविज़न शो में माई बिग फैट ग्रीक लाइफ में 2 सिक्वलों के लिए भी जाना जाता है, माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग 2 और माई बिग फैट वेडिंग 3 की में भी ये फर्क कर रही है। कैराइस अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्षेत्रों में काम करती है, जिसमें प्राइमरी कलर्स ईयर इन ईस्ट ऑफ एवरिंग सहित कई फिल्में और टेलीविज़न क्रेडिट के लिए मान्यता प्राप्त हैं। वह अपनी पति एंथनी लगवालिया और टेलीविज़न श्रृंखला विद साउंड द स्ट्रीटी की अतिथि की भूमिका में भी दिखाई दी। उन्होंने यंग स्टोरी टेलर्स प्रोग्राम में एक अभिनेत्री के रूप में स्वेच्छा से काम किया है। तो ये था इनके बारे में। करियर था 7 जून 1964 का इनका हुआ था। इस हिसाब से इनकी उम्र 59 ईयर ओल्ड है। सिडनी न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की ये रहने वाली है दोस्तों। इसके आगे की बात बताओ तो शिक्षा रिवरसाइड गर्ल्स हॉस्टल हाई स्कूल में हुई है। इसमें इन्होंने काम करना शुरू किया था। अब आपको बता देता हूँ इनके जीवन साथी एंथोनी लगापिया हैं में 1982 विभाग 2015 से रिटायर्ड है। इनके बच्चे हैं, एक है। इनके करियर के बारे में बात करें तो अपने करियर की शुरुआत में इन्होंने कैराडाइस में ऑस्ट्रेलियन टेलीविज़न श्रृंखला पुलिस रेस्क्यू में हेलेना एंजोफेलियोस के रूप में अभिनय किया। उन्हें अपनी पिछली फिल्मों सिक्वल बॉलरूम और बिलियन लाइट्स के रूप लिए भी प्रशंसा मिली, प्रत्येक के लिए AFI पुरस्कार नामांकन के साथ। उन्हें ऑस्टन पावर द स्पाई हु शैक्स मी रॉबिन सेल्वर्स नी स्वीट्स के रूप में और माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग में कजिन निक्की के रूप में सिक्वल टेलीविजन शो माई बिग फैट ग्रीक लाइफ सिक्वल 2 2 सिक्वल फिल्मों के लिए भी जाना जाता है। माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग 2 और माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग 3 में भी ये दिखाई देने वाली। कैराडिस अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों में काम करता है, जिसमें प्राइमरी कलर्स ईयर 1 और ईस्ट ऑफ ईयर सहित कई अन्य फिल्में और टेलीविज़न क्रेडिट के लिए मान्यता प्राप्त हुए। अपनी पति एंथनी लगवालिया की टेलीविज़न श्रृंखला द विदाउट द ट्रेस में अतिथि की भूमिका में दिखाई दी। उन्होंने यंग स्टोरी टेलर प्रोग्राम में एक अभिनेत्री के रूप में स्वेच्छा से काम किया। पर्सनल लाइफ में कैराडाइस का विवाह अभिनेता एंथोनी लगवालिया से हुआ, उनकी मुलाकात 1992 में सिडनी में हुई। एक साल बाद उन्होंने फिल्म पेपर बैंक रोमांस और लक्की ब्रेक में एक साथ अभिनय किया। वह और लगवालिया बेटी ब्रिजेड के माता पिता हैं और उसका जन्म फरवरी 2003 में हुआ था। अप्रैल 2015 में समाचार पत्रों ने बताया कि लगवालिया के 17 वर्षों के बाद अलग हो गए थे। इनकी पहली फिल्म थी 1977 में 12 रोड से प्रेम पत्र। मॉरिन की भूमिका इन्हें लगाई थी। ये एक शॉर्ट फिल्म थी 1978 में। काटो एक चक्की शॉर्ट फिल्म थी। इसके बाद विंटर आवर ड्रीम्स विंटर 1981 में फीचर फिल्म थी। ये इसके साथ इन्होंने शुरुआत की। इसके बाद 2003 में माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग 3 में आने वाली है चचेरी बहन निक्कीज कजन्स के रूप में। 2018 में इनकी लास्ट मूवी थी हम केवल इतना ही नहीं जानते 2D थी। इसमें टेलीविज़न में 1978 से ही करते आ रहे पहचान करने वाले ईयर्स टीवी श्रृंखला थी। एपिसोड 1 था। इसके जस्ट बाद आपको बताऊं तो 2022 में इन्होंने लास्ट टेलीविज़न श्रृंखला की थी 7 न्यूज़ स्पॉटलाइट हिस्टोरिकल बॉलरूम के रूप में ये वर्क किया था। और टेलीविज़न श्रृंखला ये टेलीविज़न सीरीज थी 1 एपिसोड में। बस इनके बारे में इतना ही। अब हम जानते हैं नेक्स्ट एक्टर्स के बारे में, जिनका नाम है लुइस मैंडेलोर। इनके बारे में हम जान लेते हैं आज। लुइस मैंडेलोर इनका जन्म एलियाना थियोडोपोलिस 13 सितंबर 1966 में एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म और टेलीविज़न अभिनेता है। मैंडेलोर ने माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग 2002 में निक पार्टिकुलर्स की भूमिका निभाई। यह भूमिका उन्हें 2 सिक्वल माई बिग फैट ग्रीडिंग 2 माई बिग फैट ग्रीड 3 में भी दोहराई है। इनकी अर्लियर लाइफ के बारे में बताऊं तो मैंड्रिक का जन्म मेलबर्न विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वह एक प्रवासियों का बेटा था। वह साथी अभिनेता ऑस्ट्रेलिया मैंडेलोर के छोटे भाई हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई पैट्रिक उपनाम से बहुत लंबा बताई थी। अपनी माँ के उपनाम का छोटा सा संस्करण अपनाया लुइस मैंडेलोर।
उन्होंने 1988 की स्ट्रेट लीग चैंपियनशिप टीम में हेल्डिसबर्ग यूनाइटेड एफपी मेगा सर्कुलर गिलेट खेला। उन्होंने 1989 में 5 नेशनल लीग भी खेले और एक गोल किया। उन्होंने फुटबॉल करियर के दौरान अपने मैल पर मुक्केबाजी भी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने 4 हार के मुकाबले 44 मुकाबले जीते। इसके बाद वह मूल रूप से बॉक्सिंग करियर के बाद फिर से बाद में अभिनय करियर बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। इनके करियर की बात करूं तो मेडलोर में माय बिग फ्रेड गिग वेडिंग 2002 में निक पेटोलस की भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें स्पिन ऑफ टीवी श्रृंखला माय बिग फैट ग्रीक लाइफ 2003 में और माय फिल्म ग्रीक वेडिंग 2 में 2016 की भूमिका निभाई। उन्होंने टीआरए के साथ रेलिंग हंटर में एक अतिथि भूमिका निभाई। सैमा मोहन के साथ मार्शल लॉ के पहले सीजन में लुई मेलोन की भूमिका निभाई। मेडलर सिडम पैडम में द वन विकी ओनानी में जॉय के जुड़वा नाटक करते हुए दिखाई दिए। वह CSI मियामी में 2 बार दिखाई दिए। तीसरे सीजन 2004 में एक डाकू हत्यारे के रूप में और 8वें सीजन 2009 में एक अलग भूमिका में दिखाई दिए। आपको मैंने बताया था कि इलियास थियोडोसोपोलास, जो कि इन्होंने छोटा कर दिया था लुई मैंडेला, और 13 सितंबर 1966 को इनका जन्म हुआ था। इस हिसाब से इनके उम्र 57 ईयर ओल्ड हैं। मेलबर्न विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। पैसा ये अभिनेता हैं। सक्रिय वर्ष 1990 से अभी तक ये वर्क करते आ रहे हैं। रिश्तेदार हैं कोस्टर मैंडलोर, ये भाई हैं। इसके बाद आपको बताता हूँ उन्होंने टिया कैरेरा के साथ रेलिंग हंटर की भूमिका निभाई और उन्होंने अपने बाइकेस्ट्रोलक चार्म्स एपिसोड सेविंग प्राइवेट लियो 2002, क्राइम थ्रिलर सिनर्स एंड सेंट्स 2010 और माइक्रो ब्रदर सीरोसो 1999 एक लघु फिल्म में एक दूसरे के साथ अभिनय किया है, जिसने लुइस ने लिखा है और इसे ही प्रोड्यूसर वो बने थे इसके। लुइस ने सीफी थ्रिलर फिल्म द कर्स में डिप्टिलॉयड की भूमिका निभाई। वह अपने छोटे भाई के साथ अभिनय करते हैं। उनकी सबसे लोकप्रिय भूमिकाओं में से एक फीचर फिल्म सरगस 2002 में बॉर्बी डेलुका की भूमिका थी, जहाँ उन्होंने एक अच्छे आदमी के कार सेल्समैन बनने की भूमिका निभाई। 1991 में जरूरी खुदरापन मैगजीन की भूमिका निभाई है। इसके बाद उन्होंने 1995 में जीवन 101 में डॉनी की भूमिका निभाई है। इसके जस्ट बाद मैं आपको बता देता हूँ 2013 में ये वापस 23 बैक फिट गिडिंग में निक पेटोलस की भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद नर पिचास के रूप में ये निभाएंगे लॉरेन की भूमिका, जो कि बहुत ही शानदार रहने वाली है। टेलीविज़न में भी इन्होंने 1990 के दशक में चीनी ओशियंस ऑस्ट्रेलिया की भूमिका निभाई थी एक में एपिसोड यू वेब में। अब हम एक और डायरेक्टर एक और स्टार के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लास्ट एक्टर्स हैं। उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, जिनका नाम है जॉय फैटलान। ये एक बहुत ही अच्छे और मज़े हुए खिलाड़ी हैं। इनके बारे में हम बताएंगे। दोस्तों, आपके मन में कोई भी शंका या सुविधाएं रहती हो या किसी और वेब सीरीज या मूवी के बारे में आप चाहते हैं तो हम आपको उनके बारे में बताएंगे। जैसे एंथोनी फैंटोस जूनियर, जन्म 28 जनवरी 1977, एक अमेरिकी गायक, नर्तक, अभिनेता और टेलीविज़न व्यक्तित्व हैं। उन्होंने बैड बॉय NSYC के सदस्य के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें उन्होंने बैटोरिन ने गया 2002 के शतक में एबीसी रियलिटी शो द बाइट विद द स्टार्स में दूसरे स्थान पर पाए। द सिंगिंग बी के अमेरिकी और ऑस्ट्रेलिया संस्करण के मेज़बान थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में NCP पर प्रसारित होते हैं। फैटो 2010 और 2015 तक गेम शो फैमिली फ्यूड के उद्घोषक थे। फैटोन ने फ्यूड नेटवर्क में रैपिड गेम शो नेटवर्क की मेज़बानी की। सामान्य ज्ञान लिव वेल नेटवर्क माई फैमिली रेसिपी की कमाल की है, कीमत सही है लाइव वाले के साथ लॉस वेगास में, और 2019 में द मार्क सिंगर के पहले सीजन में रैबिट के रूप में दिखाई दिया। अर्लियर लाइफ और एजुकेशन की बात करते हैं तो फैटोन का जन्म ब्रुकलिन के शहर में हुआ। जो और फिलिक्स फैटोन के पुत्र थे। उनका पहला भाई स्टीव और एक बहन है जेनाइस है। उनका पालन पोषण बैंड पड़ोस 214084 स्ट्रीट में हुआ था। उनके पिता ओरियंस नाइकर्स टू बॉब समूह में गाया था। 13 साल की उम्र में वे अपने परिवार के साथ ऑललैंड फ्लोरिडा चले गए थे, जहां उन्होंने द फिलिपींस हाई स्कूल में पढ़ाई की। अब आपको मैं इनकी अभिनय करियर के बारे में बता देता हूँ। 2002 में फैटोन ने कॉमेडी फिल्म माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग में कंजीन एजलियस की भूमिका निभाई थी। अपनी भूमिका टीवी अवस्वान माई फैट ग्रीक लाइफ 2016 में सिक्वल्स में वापस दोहराई।
उसी वर्ष उन्होंने न्यूयॉर्क में नेदरलैंड थिएटर में रैंड की भूमिका निभाते हुए अपने ब्रॉडवे डेब्यू किया गया। उन्हें समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित किया गया था। कूलर में अभिनय किया और प्रायोगिक फिल्म रेड राइडिंग हुड में हॉमी स्ट्रोवन में छोटी भूमिकाएं निभाई और बाद में जैम दिन लिबा सिंगलर के साथ जो लिटिल बॉय शॉप और उनके पुनरुद्धार के लिए ब्रॉडवे में लौट आए। और उसके बाद पिट्सबर्ग में द प्रोड्यूसर 22 सीट और बेली के साथ लॉस वेगास में रॉक ऑफ एंजेल्स की भूमिका में प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। फोटोन ने रॉबर्ट चिकन के पहले सीजन में कुंग फू लिस एंटर द फेड वन में खुद की भूमिका निभाई और बाद में स्टार वार्स एपिसोड में अधिक उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने सीफे फिल्म जर्सी शोर अटैक और टीवी श्रृंखला रिटर्न ऑफ मेंबर कॉमेडी स्ट्रेंज फील्ड में खुद की भूमिका ने फोर्टन मैकमूस सहित कई शो और डरावनी फिल्मों के अलावा डिज्नी चैनल श्रृंखला हन्ना मोटावा एमजेस मूवर किम बॉलीवुड में अतिथि की भूमिका निभाई और डेड 7 में ये भूमिका निभाते आ रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो? यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो मोटिवेशन हमारा बढ़ाते रहिए। आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। ये पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो फैटोन की वो मुलाकात अपनी पत्नी कैली बार्डविल से हुई जब वे 1993 में हाई स्कूल में थे। 2 साल बाद NYCIS में शामिल होने के बाद उनका रिश्ता टूट गया। वह प्रोफेसर अफ्रीका थी। फैटोन ने 2000 की शुरुआत में गायिका पिंक के कुछ समय के लिए डेट किया था, जिस पर पिंक ने कहा कि जॉय मुझे डेट की तरह नहीं बल्कि एक कैजुअल डेट के रूप में फ्रेंडली ले गया था। यदि मुझे सिर्फ आइसक्रीम चाहिए थी, हम थे मित्र क्षेत्र में। गायक ने कहा कि यदि वे तकनीकी रूप से डेट पे गए थे, यह अधिक आशावादी था और फैटोन पूरी तरह से प्रिय था। वाइल्ड विडन के साथ फिर अपने रोमांस में फिर से जगाने के बाद उसी वर्ष 2002 में वसंत अपने पहले बच्चे बिराना के साथ गर्भवती हो गई, जिसका जन्म NSYNC के हिट द्वितीय एल्बम नो स्ट्रिंग अटैच में रिलीज होने के ठीक 1 साल बाद हुआ। 2002 के अंत में उनकी सगाई हो गई। 9 सितंबर 2002 में फैटोन न्यूयॉर्क में लॉस एंजलिस हाइका में कैसल के साथ समारोह में बॉल्डविन की शादी की, जिसमें उनके सभी NYNC बैट्समैन में भाग लिया गया। फैटोन ने उनकी शादी उनकी पत्नी की 2 बेटियां ब्रायन जोली जिनका जन्म 21 मार्च 2001 में, उनकी दूसरी बेटी कैलाई जिनका जन्म 4 जनवरी 2010 में। और फैटोन ने सबसे अच्छे दोस्त लॉन्स पे उनके गॉडफादर भी हैं। ये 2002 में फिल्मोग्राफी में लॉन्ग शॉट में पिज्जा शेफ की भूमिका निभाई थी। ये फिल्मोग्राफी में 2002 से वर्क करते आ रहे हैं। टेलीविज़न में इन्होंने 2003 से वर्क किया। और मेरा बड़ा मोटा यूनानी जीवन के बारे में एंजेलो की इन्होंने भूमिका निभाई, जो कि एक दर्शनीय थी। इसके बाद ये बढ़ते गए 2023 में अपने पिता से कैसे मिला सीजन 2 में इसमें निभाए। तो दोस्तों एक और स्टार रह गए हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं, जिनका नाम है एंड्रिया मार्टिन। इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड्रिया मार्टिन का जन्म हुआ था 15 जनवरी 1947। एक अमेरिका कनाडाई अभिनेत्री, गायिका और हास्य कलाकार है, जो कि टेलीविजन एंकर NCC ग्रेट न्यूज़ में अपने काम के लिए जाने जाते। ब्लैक में 72 द बैकडाउन। मार्टिन थिएटर की दुनिया में भी सामान्य रूप से सफल है। उन्होंने माइक फेवरेट ईयर 2015 में पीपल में पुनरुद्धार के लिए टोनी पुरस्कार जीते हैं। मार्टिन कैडराई अल्कोमा में ब्रॉडवे पर भी दिखाई दिए। फिडलर और रोब द रैंक एंड इट केम और वन बैक में उन्हें संगीत में सर्वश्रेष्ठ फीचर अभिनेत्री के लिए टोनी पुरस्कार के लिए 5 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जो पुरस्कार के इतिहास में किसी भी अन्य अभिनेत्री से अधिक हैं। उन्होंने 16 में नाइट ऑफ के पुनरुद्धार के प्ले में सर्वश्रेष्ठ फीचर अभिनेत्री के लिए टोनी पुरस्कार के अपना पहला नामांकन प्राप्त हुआ। अर्लियर लाइफ के बारे में बता दिया मैंने आपको कि 15 जनवरी 1946 हुआ था। इस हिसाब से उनकी 72 है। पोर्टलैंड मैन USA के रहने वाली, सिटीजन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की 2 की है। अल्मा सेंटर अमरसन कॉलेज में वर्क किया था। व्यवसाय इनका अभिनेत्री, हास्य अभिनेत्री और ये गायक भी हैं। 1970 के दशक से वर्क करती आ रही है और अभी तक ये वर्क कर रही है। जीवन साथी इनके बाल डॉलमेंट हैं और 2 बच्चे इनके हैं। इनका करियर की शुरुआत में आपको बता दूं बहुत ही शानदार रहा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस रोमांटिक मूवी के बारे में बात की, जो कि आपको एक तरह से अभी देखने को मिली थी। परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। यदि आप इस टाइप की मूवी देखना चाहते हो तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा। और OTT राइट्स के बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। जैसे कोई अपडेट आती है तो मैं छोटी वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।